नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने किरण प्रकाशिकी को निपटाया था। किरण प्रकाशिकी चैप्टर को हमने खत्म किया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी जो लेसन है उसका एक दूसरा नाम और भी है कि प्रकाश की प्रकृति। और प्रकाश की प्रकृति को लेकर जब अध्ययन हमें करना है, और मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि सवाल यहाँ से सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की प्रकृति बताइए, तो आपको प्रकाश की प्रकृति के बारे में 7-8 पॉइंट तो लिखने जरूरी होते ही हैं। तो वहाँ आप क्या करोगे, नेचर ऑफ लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये कहनी है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और अभी भी बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट कि निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। प्रकाश किसी माध्यम का मोहताज नहीं होता, उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। हालांकि ध्वनि तरंगे जो होती है उनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तीसरी बात, प्रकाश परावर्तन की घटना को दर्शाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन दर्शाता है। और चौथा यानी प्रकाश अपवर्तन की घटना दर्शाता है, जिसे रिफ्रैक्शन हम कहते हैं। और पांचवा यानी कि वर्ण विक्षेपण। छठवीं घटना व्यतिकरण की, प्रकाश व्यतिकरण भी दर्शाता है, इंटरफेरेंस जिसे हम कहते हैं। विवर्तन की घटना भी दर्शाता है, प्रकाश का दुर्गुण भी होता है। इन सारी चीजों को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और एक नोवा पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है या इसके क्या मायने हैं, एग्जाम में हो बोले, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। प्रकाश की प्रकृति को लेकर ये पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे, और 7-8 पॉइंट जरूरी भी होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जैसा मैंने आपको बताया। तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स, और उसकी शुरुआत हम कुछ सिद्धांतों से करेंगे। यानी प्रकाश को लेकर किन वैज्ञानिकों ने क्या सिद्धांत दिए हैं, वो बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जरा ध्यान दीजिए। सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है हम कहते हैं कणिका सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत किसने दिया है? सन 1673 में आइजैक न्यूटन सर ने कणिका सिद्धांत दिया है। 1673 की बात है। और इन्होंने क्या कहा है इस सिद्धांत में कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है। इस तरीके से ये लीजिए, कणों के रूप में प्रकाश संचरित होता है। ये न्यूटन सर का एक मेन पॉइंट रहा। दूसरा कि इन कणों में गतिज ऊर्जा निहित होती है। क्योंकि प्रकाश चलता है, ये कण चल रहे होंगे तो कणों में गतिज ऊर्जा भी निहित होगी, ये बात बिल्कुल तय है। और इन कणों का वेग समान माध्यम में समान होता है। ये कण जब चल रहे होते हैं, जिस माध्यम में ये चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, अगर एक ही माध्यम है सभी कणों के लिए, तो इन प्रकाश कणों का वेग समान होगा। और यदि ये माध्यम चेंज करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं, तो उस समय इनके वेग में परिवर्तन आएगा। ये बात निर्धारित है। और अब देखते हैं कि परावर्तन का केस बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। परावर्तन की घटना कणों के माध्यम से हो सकती है, दर्शाई जा सकती है। अपवर्तन, न्यूटन सर ऐसा कहते हैं कि अपवर्तन भी कणिका सिद्धांत से समझा जा सकता है। ये इसे फॉलो बिल्कुल करता है। और अब बात ये महत्वपूर्ण है कि कणिका सिद्धांत के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन व्यतिकरण जैसी घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती, और विवर्तन जैसी घटना की व्याख्या भी नहीं की जा सकती। न ही हम पोलराइजेशन को समझ सकते हैं, दोनों को समझ सकते हैं, और न ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं। और इसीलिए ये कणिका सिद्धांत बस यहीं तक चला। हालांकि उस समय की हम बात करें, जैसे कि सन 1673 की हम बात करें, तो न्यूटन सर लगभग काफी सारे सिद्धांत दे चुके थे। इसलिए न्यूटन सर का दबदबा भी ज्यादा था, और इसी वजह से काफी हद तक तो ये सिद्धांत माना गया। लेकिन जब हाइगेंस ने अपनी तरंग थ्योरी दी, तरंग सिद्धांत जब हाइगेंस ने दिया, तो इसका प्रभाव और भी धीमा हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने घटनाएं पहली पढ़ी है, किरण प्रकाशिकी में परावर्तन अपवर्तन, उसकी व्याख्या तो कणिका सिद्धांत से हम कर ही सकते हैं। लेकिन अब इस चैप्टर में यानी कि तरंग प्रकाशिकी में, वेव ऑप्टिक्स में, हम मेन रूप से व्यतिकरण की घटना पढ़ेंगे, विवर्तन की घटना पढ़ेंगे, और प्रकाश का जो दुर्गुण होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान प्रभाव जो है, या कॉम्पटन प्रभाव है, रमन प्रभाव है, वो सारी बातें हम इस लेसन में करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये समझिए कि सिद्धांत में मैंने आपको एक सिद्धांत बताया है, कणिका सिद्धांत, और कणिका सिद्धांत यहाँ तक ही सीमित है। अगला जो आपका सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे, और वो है तरंग सिद्धांत।
अब दोस्तों दूसरा सिद्धांत, तरंग सिद्धांत जिसे हम कहते हैं वेव्स थ्योरी, वो हम पढ़ रहे हैं। और तरंग सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक है वो रहे हैं हाइगेंस, जिन्होंने सन 1678 में ये सिद्धांत दिया है जिसे हम तरंग थ्योरी कहते हैं। और ये जो तरंग सिद्धांत है इसमें इन्होंने पहली बात ये कही है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश कणों के रूप में चलता है, ये बात न्यूटन सर ने बताई है। और प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये बात हाइगेंस ने बताई है। इन्होंने ये कहा है कि प्रकाश ये इस रूप में यानी कि तरंगों के रूप में संचरित होता है। और वो कहानी आपको बताएंगे कि किसी भी तरंग के लिए आवर्ती आवर्तकाल आयाम क्या होता है। लेकिन उससे पहले तरंग संचरित, ये तरंग के रूप में प्रकाश संचरित होता है, ये बात तो हाइगेंस ने बताई है। उसके बाद इनका समर्थन करने वाले एक वैज्ञानिक और रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्सवेल, और उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया है। हालांकि हम लोग 3 अलग अलग सिद्धांत पढ़ रहे हैं, चौथा सिद्धांत जो हम तरंग सिद्धांत के साथ ही उसे जोड़ रहे हैं। कैसे कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल ने भी बताया है कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई है उन्होंने कि प्रकाश असल में विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की जो तरंग है वो विद्युत चुंबकीय गुणों को रखती है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग इसे कहा गया। ये सन 1876 में ये सिद्धांत दे रहे थे, कौन? सर मैक्सवेल। और उन्होंने ये बताया कि प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे हम कह सकते हैं। हालांकि पीछे वाले चैप्टर में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, प्रकाश क्या होता है, तो वो EMR हम उस समय बता रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी उस समय ये असमंजस था कि तरंग के रूप में प्रकाश है या फिर प्रकाश कणों के रूप में है। और आपको याद हो तो उस समय ये भी बताया था हमने कि प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, यानी वो कणों के रूप में भी संचरित होता है, फोटॉन्स के रूप में भी संचरित होता है और वो तरंगों के रूप में भी संचरित होता है। तो उस समय हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम दिया था। और आज चूंकि ये तरंग सिद्धांत आपके चल रहा है तो आज हम तरंग की ही बात करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब हुआ यूं कि जिस प्रकार से न्यूटन सर का जो कणिका सिद्धांत है उससे प्रकाश की कुछ घटनाओं का विवरण हो पाया, व्याख्या हो पाई, ठीक उसी तरीके से जो तरंग सिद्धांत जो ये दिया है मैक्सवेल ने या फिर जो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया है उसमें हम व्याख्या कर सकते हैं व्यतिकरण की। परावर्तन अपवर्तन की तो बात हो ही चुकी है और वो बात है, हम व्यतिकरण की व्याख्या यहाँ से कर सकते हैं और हम विवर्तन की व्याख्या भी कर सकते हैं, हम ध्रुवण की व्याख्या भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका तरंग सिद्धांत है, इस सिद्धांत के माध्यम से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकते, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिल्कुल भी नहीं समझा सकते, जीमान इफेक्ट है उसे हम नहीं समझा सकते। अच्छा, फेराडे इफेक्ट है फेराडे का, ठीक है, उसे भी हम नहीं समझा सकते, फेराडे प्रभाव जो है, या फिर स्ट्रोक इफेक्ट जो है, स्ट्रोक का जो प्रभाव है उसे भी इसके माध्यम से समझा नहीं सकते। ध्यान दीजिए, यहाँ जो हाइगेंस सर जो हमें ये सिद्धांत बता रहे थे कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, हाइगेंस से एक जरा सी मिस्टेक भी हुई थी, एक गलती भी हुई थी। और वो गलती क्या हुई, इस बात को समझिए। हाइगेंस ये बता रहे थे कि प्रकाश की जो तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, प्रकाश की तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ये बात बताई है किन्होंने? हाइगेंस ने, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग जिसे कह सकते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं होती है, प्रकाश की जो तरंगे हैं, ये हाइगेंस ने अनुदैर्घ्य तरंगे इसको बताया है। लेकिन इसके जस्ट बाद ही एक वैज्ञानिक और हुआ था जिसका नाम था फ्रेनल, और फ्रेनल ने इस बात को जरा सा इसमें परिवर्तन ला दिया है। उन्होंने ये बताया कि प्रकाश की जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य ना होकर के कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं वो यहाँ पे जो मूल स्थिति इसकी हम अगर कहें तो ये जो जीरो लाइन से शुरू होती है, जीरो लाइन जिसे हम कह सकते हैं, तो मूल स्थिति से ये कुछ इस प्रकार से कंपन करती है, कौन सी? अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन
अनुप्रस्थ तरंगों की यदि बात करें तो वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक कंपन वो कर रही होगी और प्रकाश की किरणें भी ये गुण विद्यमान रखती है कि वो कंपन ये न करके इसके बजाय कंपन कौन सा करेगा, खड़ा वाला ऊर्ध्वाधर जो दोलन है, प्रकाश के कण दोलन करते हैं। ये बात मैक्सवेल ने बताई भी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हमेशा क्या करती है भैया, दोलन करती है, अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हुए प्रकाश की तरंगें गति करती है। तो वही दोलन यदि इस रूप में हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो अनुदैर्घ्य तरंग है, और हाइगेंस ने इसे अनुदैर्घ्य तरंग ही माना है, जो कि बिल्कुल गलत भी है। होती कैसी है, असल में ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसका जो कंपन है वो बिल्कुल कैसा होता है भैया, इसका कंपन एक लंबवत कंपन जिसे हम कह सकते हैं, वो कंपन होगा, तब हम इसे कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। और ये बात हमें बता चुके हैं। अब तीसरा सिद्धांत प्रकाश को लेकर, और वो सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत, यानी क्वांटम थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। और ये थ्योरी सन 1900 में प्लांक के द्वारा दी गई, और प्लांक एक जर्मन वैज्ञानिक था। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी देते हैं, अलग अलग से आपको याद रखना है। कणिका सिद्धांत न्यूटन सर देते हैं। उसी प्रकार से जो तरंग सिद्धांत है वो आपके देने वाले जो वैज्ञानिक है तरंग सिद्धांत, जैसे कि हाइगेंस का नाम यहाँ पे है, और विद्युत चुंबकीय तरंग की जब बात आए तो हम वहाँ पे मैक्सवेल कहेंगे। तो सन 1900 में प्लांक ने, जर्मन वैज्ञानिक ने, ये जो क्वांटम थ्योरी है उसके बारे में हमें बताया है। प्रकाश को लेकर इन्होंने एक बात अलग ही की है, उन दोनों से जरा हटके। कैसे? उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या फिर बंडलों के रूप में संचरित होता है। अब प्रकाश इन्होंने बताया कि नहीं तो कणिका के रूप में संचरित होता है, नहीं तरंग के रूप में संचरित होता है, बल्कि वो छोटे छोटे पैकेट प्रकाश के होते हैं। एक पैकेट, जैसे कि पैकेट ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर, तो वो यहाँ पे रहता है। छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में प्रकाश संचरित होगा, जिन्हें हम फोटोन कहेंगे या कहेंगे क्वांटा, और इसे क्वांटा कहेंगे। इसी से क्वांटम थ्योरी इसका नाम पड़ा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए कणिका सिद्धांत काफी नहीं था, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए तरंग सिद्धांत भी काफी नहीं था, और इसीलिए जब क्वांटम थ्योरी जब दी गई प्लांक के द्वारा, तो ये थ्योरी बिल्कुल व्याख्या, सफलतापूर्वक व्याख्या करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। प्रकाश विद्युत प्रभाव बिल्कुल यहाँ से समझाया जा सका। या दूसरे जो सिद्धांत है, जैसे कि जीमान इफेक्ट के बारे में बात करें, या स्ट्रोक इफेक्ट जो है, या फिर और भी जैसे कि रमन प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, वो सारे के सारे प्रभाव यहाँ से बताए गए, जिसके बारे में हम इसी लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, सर आइंस्टीन के द्वारा इसके बारे में बताया गया, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी आइंस्टीन के लिए। और आइंस्टीन की यदि हम बात करें तो बहुत महान वैज्ञानिक जिसे हम कह सकते हैं, या फिर आइंस्टीन, ये बंदा सबसे आगे हम कह सकते हैं कि अपने समय से बहुत ज्यादा आगे था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते जिस चीज की, वो इन्होंने अपने वर्तमान को तो सुधारा ही है, लेकिन भविष्य की नींव भी ये बंदा वहीं पे रख के चला गया। कैसे? आइंस्टीन सर प्रकाश विद्युत प्रभाव बताते हैं, उसमें ये स्पष्ट करते हैं कि प्रकाश के द्वारा लाइट का बनाया जाना बिल्कुल सरल है, और यही है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बंदा अपने समय से बहुत ज्यादा आगे था। इसके दिमाग की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्होंने अपने वर्तमान को तो सुधारा ही है, लेकिन अपने भविष्य की नींव भी ये रख के चले गए। इनको ये पता था कि भविष्य में जब साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब सीमित भंडारण वाली चीजें नष्ट हो जाएगी, तब हम बिल्कुल विद्युत बना सकते हैं प्रकाश के द्वारा। हालांकि बहुत सारी तकनीकी के माध्यम से ऐसा हो भी रहा है, और इसी प्रभाव के लिए आइंस्टीन को और इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हमारे लिए। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया है, और इसमें असल में होता क्या है उस बात को समझिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये होता है कि जब भी प्रकाश की जो विकिरणें हैं या उसके जो बंडल्स आ रहे हैं, प्रकाश के क्वांटा जो आ रहे हैं, पैकेट संचरित हो रहे हैं, वो जब भी किसी धातु की सतह से टकराएंगे, तो प्रकाश की तरंग किसी धातु की सतह से टकराएगी, तो टकराने के दौरान यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन जब 1 by 1 गति कर रहे होंगे तो बनेगी विद्युत धारा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा विद्युत बनाई जा सकती है, और इसी प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया, जिसे आइंस्टीन से बताते हैं। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ
हालांकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर बहुत सारी बातें हम इस लेसन में करेंगे, समझेंगे इसे क्या है, रमन प्रभाव को भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी बात यहीं तक सीमित होनी चाहिए कि हमने पढ़ा है एक तो कणिका सिद्धांत, तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत जो है, क्वांटम सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक यानी कि प्लांक रहे हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और एक तो कि प्रकाश कणिका के रूप में संचरित होता है, कार्पसल्स उसके होते हैं, और दूसरा हमने तरंग सिद्धांत बताया है आपको कि प्रकाश तरंगों के वेव्स के रूप में संचरित होता है, और तीसरा और अंतिम जिसे मैं कह रहा हूँ क्वांटम सिद्धांत, इसमें प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, तरंगाग्र क्या है? प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, ये बात तो हम समझ ही चुके हैं, लेकिन तरंगाग्र को लेकर कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। जैसे मैं अगर नजदीकी बात करूं तो सन 2017 में तरंगाग्र की परिभाषा को लेकर सवाल पूछा गया। तो अब हम पढ़ते हैं तरंगाग्र, समझते हैं तरंगाग्र को। तरंग को हम समझ ही चुके हैं और बात कर रहे हैं तरंगाग्र यानी वेवफ्रंट के बारे में। तो क्या होता है वेवफ्रंट? वेवफ्रंट इस बात को समझिए पहले तो कि माध्यम में उपस्थित ऐसे सभी कणों का बिंदु पर जो किसी क्षण समान वेग से कंपन कर रहे हो, किसी क्षण समान वेग से कंपन कर रहे हो, उसे हम तरंगाग्र कहेंगे। स्थिति समझ में नहीं आई तो सुनिए यहाँ तरंगाग्र। हमें पता है कि कोई भी तरंग होती है, उस तरंग में ये उसकी मूल स्थिति है, माध्य स्थिति है, और ये कण ऐसे दोलन करते हुए भी चलते हैं, कंपन करते हुए भी चलते हैं। तो यहाँ तो हम समझ सकते हैं कि फेज जो है 0 डिग्री, उसके बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो फेज कितने डिग्री हो जाएगा, जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से जब मैं वापस यहाँ तक आ जाऊँ तो फेज 180 डिग्री हो जाएगा। और यदि मैं 180 से यहाँ आधा यहाँ तक आऊँ तो यहाँ पे 270 डिग्री हो जाएगा। और अगर यहाँ इस बिंदु से चलकर वापस इस बिंदु पर पहुंचे तो एक दोलन क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक दोलन। जैसे आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम, इन सब चीजों के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है और डिटेल में बताएंगे भी। लेकिन पहले इस बात को समझिए कि एक दोलन कंप्लीट होने में ये श्रृंग और ये वृत्त शामिल होता है। एक दोलन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूं तो फेज कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से वापस यहाँ आए तो फेज 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वापस आ गए तो 270 डिग्री, और वापस यहाँ पर चले तो 360 डिग्री यानी 360 डिग्री यहाँ पे फेज हो जाएगा। तो अब समझिए कि तरंगाग्र क्या है। भैया कोई भी प्रकाश का सोर्स है यानी स्रोत है प्रकाश का, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होना है, जैसे कोई बल्ब ही है तो उस बल्ब को ही मान लो। अब यहाँ से यदि कोई तरंगे निकल रही है, इस रूप में निकल रही है, और मान लो वो 90 डिग्री के फेज तक जा रही है, यहाँ से तरंग निकली, मान लो ये 90 डिग्री तक आई। अच्छा, तरंगे प्रकाश का स्रोत है तो तरंगे तो चारों ओर निकलनी है, यहाँ आ गई, मान लो कोई तरंग यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अच्छा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री फेज बनाती है, ये भी 90 डिग्री। अगर सभी तरंगे समान रूप से समान कला में हो, दोलन में ये दोलन करती है, तो अगर दोलन की समान कला में हो, 90 डिग्री पर जा रही हो सारी की सारी, तो दोलन की समान कला में रहेगी। और यदि समान कला में है तो यहाँ एक काल्पनिक पृष्ठ में खींचूं तो ये काल्पनिक पृष्ठ कहलाएगा तरंगाग्र। अब बात जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर ही हो, तरंगाग्र 80 डिग्री पर भी हो सकता है। अगर यहाँ कोई पृष्ठ माना गया तो वो भी क्या है, तरंगाग्र है। जैसे एक बार इस स्थिति को वापस आप लोग समझिए, तरंगाग्र क्या है। जब भी कोई तरंग ऐसे दोलन करते हुए गति करती है और कंपन की समान कला में होती है, तो 90 डिग्री तो सारी 90 डिग्री। अच्छा, अगर मान लो 120 डिग्री हो रही है तो सब 120 डिग्री, 80 डिग्री हो रही है तो सब की सब 80 डिग्री। यदि समान कला में रहे और उस प्रकाश स्रोत से वो निकल रही हो तो यहाँ जो पृष्ठ माना जाएगा वो पृष्ठ आपका कहलाएगा तरंगाग्र। पृष्ठ क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। यानी माध्यम में उपस्थित ऐसे सभी कणों का बिंदु पद, भी माध्यम है तो माध्यम में बहुत सारे कण भी तो है, कोई सा भी माध्यम है तो माध्यम में क्या है, बहुत सारे कण यहाँ पे विद्यमान है और स्रोत से निकल रही है तरंगे। यदि ये तरंगे सब 90 में हो, समान कला में हो, दोलन समान रूप से कर रही हो, तो जो ये पृष्ठ यहाँ पे खींचा गया है, मैं जो ये पृष्ठ मान रहा हूँ, इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट कहेंगे। इसके अलावा भी इसकी एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तरंगाग्र किसी माध्यम में खींचा गया वो पृष्ठ है, किसी भी माध्यम में, ये भैया माध्यम है और इसमें कोई पृष्ठ माना जा रहा है, किसी माध्यम में खींचा गया वो पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी कण, यहाँ सभी कण जो स्थित है, जितने भी अनंत होते हैं ना, तो जितने भी कण है
वो सारे के सारे कण यदि कंपन की समान कला में हो, यदि 90 डिग्री से कंपन कर रहे हैं तो उसका फेज यदि 90 डिग्री है तो सबका 90 रहे, 80 है तो सबका 80 रहे, तो अगर वो कंपन की समान कला में हो तो जो वो पृष्ठ होगा वो वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र कहलाएगा। तो ये स्थिति होती है तरंगाग्र के लिए। तो जो परिभाषा आपको अच्छी लगे वो आपको देनी है, लेकिन दोनों ही बेस्ट यहाँ पे है। तरंगाग्र का आकार स्रोत के आकार पे डिपेंड होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि प्रकाश के स्रोत को मैंने गोल माना है, बिंदुवत माना है, तो जो तरंगाग्र आपको प्राप्त होगा वो भी कैसा होगा, गोल होगा। अच्छा, जब प्रकाश के स्रोत का आकार में गोल न लेकर के यदि मैं छड़नुमा ले लेता, जैसा कि मेरा मार्कर है, तो यदि कोई ऐसा प्रकाश का स्रोत है तो इसके चारों ओर जो तरंगाग्र बनेगा, भी प्रकाश का स्रोत भी बेलनाकार है, तो कैसा बनेगा, तरंगाग्र का आकार भी क्या होगा, बेलनाकार होगा। यदि मैं समतल मान रहा हूं तो तरंगाग्र का आकार भी क्या होगा, समतल। यानी कुल मिला के मैं वो बात कहना चाह रहा हूं कि तरंगाग्र का जो आकार होता है वो सदैव ही प्रकाश के स्रोत के आकार पे डिपेंड होता है। तो यदि आपके पास स्रोत गोल है या बिंदुवत है तो आपको तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट भी गोल मिलेगा। यदि आपके पास वो प्रकाश का स्रोत है वो छड़नुमा है तो आपके पास तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट भी बेलनाकार होगा। और यदि आप समतल मान रहे हैं तो समतल होगा। चारों बातें सेम है। तरंगाग्र के किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। अब इस बात को समझिए कि यहाँ जैसे कोई भी तरंगाग्र आपके पास है, अच्छा स्रोत से यहाँ पर खींचा गया जो लंब है किसी भी कण पर, बहुत सारे कण यहाँ पे विद्यमान है माध्यम के, तो स्रोत से यहाँ तक खींचा गया जो लंब है वो तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। अच्छा, यहाँ पे इस कण पे अगर मैंने यहाँ लंब खींचा तो यहाँ आने वाली जो तरंग है उसकी दिशा भी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। और अगर प्रकाश स्रोत से मैंने यहाँ पर कोई लंब खींचा तो यहाँ आने वाली तरंग की दिशा भी क्या होगी, नीचे। यानी दिशा हमेशा ही इस बात को दर्शाएगी कि उसके किसी भी बिंदु पर स्रोत से क्या खींचा गया है, अभिलंब वहां पे खींचा गया है। तो ये स्थिति है तरंगाग्र को लेकर। और एक इंपॉर्टेंट बात कि तरंगाग्र को लेकर, इसकी परिभाषा को लेकर सन 2017 आरबीएससी में सवाल पूछा गया। अब पढ़ते हैं तरंगाग्र के प्रकार, वेव फ्रंट के टाइप्स जो है उसके बारे में। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला गोलीय तरंगाग्र, यानी यदि प्रकाश का स्रोत बिंदुवत हो, एक बिंदु के आकार का हो, तो वहां जो तरंगाग्र हमें प्राप्त होगा वो बिल्कुल गोलीय होगा। यानी हम इसे इस रूप में भी देख सकते हैं, ये देखिए, यदि प्रकाश का स्रोत ये गोलीय है तो जो भी तरंगे यहाँ से निकलेगी समान फेज होगा, तो वहां ये खींचा गया पृष्ठ एक तरंगाग्र कहलाएगा। ये जैसे ऊपर की ओर तरंग जा रही है इधर, ये इधर, तो अगर समान कला में है सबकी सब, समान फेज है इनका, तो ये पृष्ठ खींचा गया तरंगाग्र कहलाएगा। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा खींचूं तो ये हमेशा ही तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। यानी यदि ये फॉर्म बनाया जाए तो ये दिशा होगी तरंग संचरण की, तरंग की गति करने की। और इस प्रकार से जो वेव फ्रंट आपको मिला है वो बिल्कुल गोलीय है। अच्छा, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल जो वेव फ्रंट है उसके बारे में। यदि प्रकाश का स्रोत छड़नुमा हो, एक छड़ के आकार का प्रकाश का स्रोत हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तरंगाग्र जो हमें मिलेगा वो एक बेलनाकार तरंगाग्र के रूप में होगा। जैसा कि आप ये मार्कर मेरा देख ही रहे हैं, तो ये जो छड़नुमा इसका आकार है, अगर ऐसा प्रकाश का स्रोत हुआ, कोई भी सोर्स हुआ लाइट का, तो उससे जो तरंगे निकलेगी वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगी, यानी कि बेलनाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करेगी। कैसे? चित्र के माध्यम से यदि हम समझें तो जैसे कोई रोड आपके पास ये है, ये प्रकाश का स्रोत है असल में जो छड़नुमा आकृति का है, और इसके द्वारा बनाया गया जो तरंगाग्र होगा वो कुछ इस रूप में होगा, यानी बेलनाकार तरंगाग्र होगा। और यदि हम यहाँ पे दिशा की बात करें कि दिशा क्या होगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसकी अनुप्रस्थ काट है, यानी ये वाली इसकी अनुप्रस्थ काट है। तो इस अनुप्रस्थ काट को हम फिर से क्या मान सकते हैं, एक गोलीय तरंगाग्र मान सकते हैं। और तब जो इसकी दिशा होगी वो भी कुछ इस रूप में होगी, ये लीजिए, ये इसकी तरंगाग्र की दिशा होगी, है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये वाला। तो अब दिशा तो ये रहेगी, ये जो वेव फ्रंट है ये एक सिलेंड्रिकल यानी कि आपका बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। तीसरा और अंतिम वो है समतल तरंगाग्र। यदि स्रोत व तल के बीच दूरी अनंत हो,
भाई यदि आपको गोलीय तरंगाग्र ही मिल रहा है और यदि दोनों के बीच की दूरी अनंत हो, बीच की दूरी ज्यादा हो, तो वो तो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, समतल तरंगाग्र हो ही जाएगा। जैसे यदि स्रोत व तल के बीच की दूरी अनंत हो तो प्राप्त तरंगाग्र एक समतल तरंगाग्र यानी कि प्लेन तरंगाग्र होगा। किस तरीके से आप समझ सकते हैं, यदि गोलीय तरंगाग्र को मैं इस रूप में करूं, ठीक है ना, ये इसका पूरा एक सर्कल बन रहा है गोलीय तरंगाग्र के रूप में, और मान लो इस तरंगाग्र में ये कणों का बिंदुपति है, तो यहाँ कण सारे विद्यमान होंगे, और एक गोलीय पृष्ठ में इसका मान लो यदि प्रकाश स्रोत की दूरी, ये कोई प्रकाश स्रोत है कैसा भी है, गोल है या फिर छद्मनुमा है कैसा भी है, तो यहाँ प्रकाश का स्रोत, अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर अनंत रही है, दूरी अनंत है, तो अब ये इसके गोलीय पृष्ठ को नहीं दर्शाएगा, बल्कि एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पे लेंगे और जब पृष्ठ छोटा हो जाएगा तो उसे हम गोलीय न मान करके उसे समतल भी तो मान सकते हैं। तो जब भी सोर्स और तरंगाग्र कणों का जो बिंदु पथ है, जो सर्कल एक कणों का बन रहा है, उन दोनों के बीच की दूरी यदि अनंत हो जाए तो फिर इसका गोल होना किसी भी काम का नहीं है, जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म एक पृष्ठ माना जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि सूक्ष्म पृष्ठ गोलीय होना जरूरी नहीं है, अतः हम कहेंगे कि वो कैसा है, समतल है। तो समतल तरंगाग्र ज्यादा दूरी से बनता है, इसे मान लिया जाता है, अधिकतर ये आभासी हम ऐसा कह सकते हैं, तो वो इस प्रकार से आपको समतल तरंगाग्र मिलता है। तो तरंगाग्र के फिर से बता रहा हूँ तीन ही प्रकार होते हैं, एक तो गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। और इन तरंगाग्रों के जो आकार है वो मेन रूप से डिपेंड करते हैं इस बात पे कि उनका जो सोर्स है उसका आकार कैसा है, स्रोत का जो आकार है उसके आधार पे तरंगाग्र का आकार बनेगा, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो एक नोट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि तरंगाग्र का आकार बिल्कुल स्रोत के आकार पे निर्भर करेगा, स्रोत गोल है तो वो गोलीय होगा, बेलनाकार है छद्मनुमा है तो वो बेलनाकार, एक ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा नोट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो लंब खींचा गया है यहाँ पृष्ठ पे, कणों के बिंदु पथ पे जो भी लंब यहाँ प्रकाश के स्रोत से खींचा जाएगा, वो लंब हमेशा ही तरंग संचरण की दिशा को दर्शाएगा, तरंग संचरण की दिशा। इन सब के अच्छे से डायग्राम कहें तो या फिर इनकी परिभाषा कहें तो वो सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है और वहां से आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगी, वहां से PDF आपको प्राप्त होगा।